मित्रों नमो नमः। आइए एक सच्ची परंतु कड़वी कहानी सुनते हैं। 24 फरवरी 2022 का दिन था। कोरोना अभी प्रभावी था। दुनिया उसकी दहशत में थी। किंतु उस दिन जो घटना घटी उसने दुनिया की चिंता को और बढ़ा दिया। कोरोना ने तो चिंतित किया ही था, उस घटना ने उस चिंता को द्विगुणित कर दिया। उस दिन एक युद्ध शुरू हुआ था। सारी दुनिया के समाचार पत्रों, टेलीविजन्स, ऑनलाइन मीडिया, वेब पोर्टल्स इत्यादि पर सब जगह सिर्फ एक ही सुर्खी थी। दो देशों के बीच में युद्ध हुआ था। क्या याद है आपको कि वह कौन सा युद्ध था और किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? शायद नहीं याद है। सही कहा आपने, सभी भूल गए हैं। इसको लोगों ने एक रूटीन की बात मान ली है और वो युद्ध था रूस और यूक्रेन का युद्ध। अभी शायद आपके दिमाग में अचानक से आया होगा, अरे हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच तो युद्ध हुआ था और अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ और चल ही रहा है। रोज इधर से गोलाबारी, उधर से गोलाबारी, रोज ही कुछ न कुछ लाशें गिरती हैं, रोज रोज कुछ न कुछ नुकसान होता है। युद्ध अनवरत जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक अंतहीन युद्ध में रूस और यूक्रेन का ये झगड़ा चला गया है। वैसे अगर इसके इतिहास में थोड़ा सा झांकें तो हमें लगता पाते हैं हम कि यह एक जो रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है 2022 का, उसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जबकि रूस ने क्रीमिया पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया था। तब से रूस और यूक्रेन के बीच में एक धीमा युद्ध चल रहा था, निरंतर और सतत। किंतु उस धीमे युद्ध ने 24 फरवरी 2022 को एक विस्फोटक रूप ले लिया। आखिर क्या कारण बना कि 24 फरवरी 2022 को उस धीमे युद्ध ने एक विस्फोटक युद्ध का रूप ले लिया, जो भी छद्म रूप से शायद लड़ा जा रहा था। कहीं छिटपुट गोलाबारी हो जा रही थी, लोग एक दूसरे के हितों के खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, कुछ और कार्य कर रहे थे, मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कर रहे थे। लेकिन वह जो धीमा युद्ध था वो विस्फोटक युद्ध में फुल फ्लेजेड वार में कैसे परिवर्तित हो जाता है? इसका कारण अगर हम ढूंढने चलें तो बताने को तो इसके कई कारण बताए जा सकते हैं, किंतु जो सबसे प्रमुख कारण था वह था यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का फैसला लेना। नाटो ने यह फैसला ले लिया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा। अब रूस हमेशा से इस बात का विरोधी रहा है कि उसका पड़ोसी देश कोई नाटो में शामिल हो। हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए कि जब रूस का विखंडन हुआ, उस समय जब शीत युद्ध की समाप्ति के लिए रूस और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ था, तो अमेरिका ने रूस को यह आश्वासन दिया था कि वह नाटो का विस्तार रूस के सीमावर्ती देशों में नहीं करेगा, क्योंकि रूस हमेशा अमेरिका और यूरोप से सशंकित रहता है अपने इतिहास के कारण। क्योंकि इतिहास में उसकी जो कड़वी यादें हैं वो उसे भूल नहीं पा रहा है। कई बार वो पददलित हुआ है, कई बार उसको दमित किया गया है, उसकी मानहानि की गई है। अब वह पुनः उस जोन में नहीं जाना चाहता, इसलिए वह अपने दरवाजे पर किसी सैन्य संगठन को खड़ा नहीं देखना चाहता। इसीलिए वह यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का विरोध करता रहता है और वह किसी भी क्षण, किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका पड़ोसी इतना बड़ा देश वह नाटो में शामिल हो जाए। और यही एक कारण था जो कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का कारण बना। और दूसरा प्रमुख कारण उसमें अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका ने यूक्रेन को यह वादा किया कि वे उसका पक्का समर्थन करेंगे अगर रूस की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर आक्रमण इत्यादि होता है। और यूक्रेन यूक्रेन उनके बहकावे में आ गया और उसने युद्ध को न्योता दे दिया। उसने डिक्लेयर कर दिया कि वह रूस से उसका कोई संबंध नहीं, रूस उसका मित्र नहीं, उसका पड़ोसी भले है लेकिन वह शत्रुवत उसको मानता है और वह अपनी सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है, वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है। इस तरह से उसका जो कदम था, जो रूस से अपने आप को डी अलाइन करके और यूरोप और अमेरिका से अपने आप को जोड़ने का रूस का यूक्रेन का जो फैसला था, उसने रूस के मन में खौफ भी पैदा कर दिया और उसे गुस्से में भी डाल दिया। इसका परिणाम होता है एक युद्ध। मैं यहाँ रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण का न तो बचाव कर रहा हूँ, न तो उसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य निर्मित करना चाह रहा हूँ कि कैसे घटनाएं घटती हैं। जो वर्ल्ड राजनय है, जो विश्व राजनय है, उसमें कैसे घटनाएं घटती हैं, कैसे एक देश दूसरे देश के विरोधी हो जाते हैं और कैसे युद्ध शुरू हो जाते हैं। जबकि आज हम सारे लोग अपने आप को सभ्य कहते हैं, हम सभ्य समाज में रहते हैं। हमने कई युद्ध देखे हैं, युद्धों की त्रासदियां झेली हैं, युद्ध के दुष्परिणाम देखे हैं। इतना सब देखते हुए भी अगर हम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, युद्ध में चले भी जाते हैं, तो आखिर उसका क्या कारण रहता है?
मैं यहाँ उस युद्ध नहीं बल्कि युद्ध के बाद होने वाले परिणाम की चर्चा करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने जो बातें आपसे कही, वो तो सिर्फ़ उस परिणाम तक आने के लिए एक पृष्ठभूमि के लिए एक पूर्व पीठिका के रूप में थी। अब अगर हम परिणाम की चर्चा करें, तो हम देखते हैं कि परिणाम ये हुआ कि यूक्रेन के लाखों लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर जीने को मजबूर हो गए हैं। हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, जिसमें सिविलियन और सैनिक दोनों शामिल हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। उसके शहर खंडहर बन गए हैं। जो कभी आलीशान शहर हुआ करते थे, वे खंडहर बन गए हैं। खेतों की जमीन बारूदों से पटकर बंजर बनी जा रही है। जो यूक्रेन दुनिया को गेहूं और तिलहन बेच करके काफी धनार्जन किया करता था, वहां आज वह सब कुछ बंद हो गया है। खेती किसानी लगभग नाम मात्र के हो रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि पूरी दुनिया में खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही हैं। खासतौर से अगर हम देखें तो अफ्रीका के देश तो मूलतः अपने गेहूं के सप्लाई के लिए संपूर्णतया यूक्रेन पर ही जैसे निर्भर हुआ करते थे। अब उनके लिए दूसरे स्रोतों से अपने खाद्यान्न खरीदना और अपनी जनता का पेट पोषण करना, उनका उनका पालन पोषण करना उनके लिए एक दुष्कर कार्य होता जा रहा है। इतने सारे दुष्परिणाम इस रूस और यूक्रेन युद्ध के हुए हैं। यूक्रेन के लिए तो यह तबाही है, लेकिन इस युद्ध से एक सबक भी मिलते हैं, जो न केवल यूक्रेन को सीखने के लिए बल्कि पूरी दुनिया को सीखने के लिए, पूरी दुनिया के राजनेताओं को सीखने के लिए, उनकी जनता को सीखने के लिए है कि नेतृत्व गलत हाथों में जाने से खतरा बढ़ जाता है। उसको नेतृत्व का चयन सोच समझ कर करना चाहिए था। उसने यूक्रेन की जनता ने भी यही गलती की। उसने अपने नेतृत्व को गलत हाथों में जाने दिया। उसने एक मस्खरे को अपना राष्ट्रपति बनाया और उस राष्ट्रपति ने देश का ही मजाक बना दिया। किसी भी देश को अपनी क्षमता का आकलन करके ही कार्य करना चाहिए। अपनी क्षमता से आगे बढ़ करके कार्य नहीं करना चाहिए और उसको कोई भी निर्णय देश हित को ध्यान में रख करके लेना चाहिए। उसे ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए जो दूसरे देशों का एजेंडा पूरा करने के लिए हो। उसे दूसरे देशों का एजेंडा पूरा करने के लिए अपने देश की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। एक कहावत भी है ना कि चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेंगे। यूक्रेन पर यह कहावत हूबहू लागू होती है। अमेरिका और यूरोप ने उससे कहा कि चढ़ जा बेटा सूली पर, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब वो सूली पर चढ़ गया, पीछे मुड़ करके देखता है तो वे सिर्फ नाम मात्र के उसके साथ हैं। वे सिर्फ हथियार दे रहे हैं। मर कौन रहा है? यूक्रेनी नागरिक। नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन का हो रहा है। एक आकलन ऐसा कहता है कि 24% ऑफ यूक्रेनियन लैंड इज अंडर सीज और अंडर कंट्रोल ऑफ रशियन आर्मी। तो यूक्रेन का तो पूरा नुकसान हुआ ना। यूक्रेन के शहर तबाह हुए, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तबाह हुई, यूक्रेन की सीमाएं बदल गई, यूक्रेन का क्षेत्र रसिया के कब्जे में चला गया, जो शायद वह कभी मुक्त नहीं करा पाएगा। और एक ऐसी अंतहीन दुश्मनी की नींव इस युद्ध से पड़ गई, जिसकी गूंज और जिसका दर्द वर्षों तक सालता रहेगा, शायद हजारों वर्षों तक, और शायद वह दर्द जाए भी ना। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि छोटी सी घटना बहुत बड़े दुष्परिणाम को न्योता दे देती है। यह कुछ उसी तरीके का है, अगर नेतृत्व अच्छा न हो और वो सोच समझ के अपने देश हित में निर्णय न ले रहा हो तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।